व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं विनस न्यूज टीवी। आपका स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। और अब डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस की ओर। अमरोहा में कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी, 2 प्रमुख मार्गों पर विशेष इंतजाम। भारत की वैश्विक दक्षिण के साथ रणनीति नई ऊंचाई पर, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान। सावन में नोएडा में कांवड़ यात्रा से भारी ट्रैफिक दबाव, डीसीपी लक्ष्मण सिंह यादव का बयान। और अब खबरें विस्तार के साथ। कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी, अमरोहा में विशेष इंतजाम, डीएम निधि गुप्ता वत्स का बयान। सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होने जा रही है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ होगा। यात्रा को लेकर अमरोहा प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिले में विशेष इंतजाम किए गए। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि अमरोहा में 2 प्रमुख कांवड़ मार्ग है। एक रास्ता मुरादाबाद से होकर आता है और सीधे हापुड़ की ओर जाता है, जबकि दूसरा रास्ता बिजनौर की ओर से आता है। दोनों ही मार्गों पर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। सावन माह कल 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। अमरोहा में जो व्यवस्था रहती है कांवड़ यात्रियों के लिए, वो ये रहती है कि मुरादाबाद से एंट्री रहती है और वो सीधा हापुड़ तक जाते हैं, ब्रिज घाट से पानी लेते हैं। दूसरा रूट जो हमारा ज़्यादा चलने वाला है वो बिजनौर के माध्यम से नौगवां होते हुए आते हैं और संभल की तरफ चले जाते हैं, और या धनौरा होते हुए, गजरौला होते हुए हसनपुर से संभल की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे कुछ प्रमुख रूट्स हैं। इन सब के मद्देनज़र सारे विभागों की बैठकें ले ली गई हैं। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी और जोनल अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है। अगर हम कांवड़ रूट्स की बात करें तो प्रमुख हमारा जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है नेशनल हाईवे का, जिसमें नेशनल हाईवे के लोगों के साथ भ्रमण कर लिया गया है और उनको प्रकाश और जो छोटी मोटी उनकी रोड्स में कमी है उसको पूरा करने के लिए बताया गया है। साथ ही पानी भरने की समस्या आती है, जिसके लिए पर्याप्त पंप सेट्स लगा दिए गए हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम लोग मेन रोड्स के साथ साथ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो मेन रोड से कनेक्टिंग रोड्स के होते हुए वो गांव या शहर के मंदिर शिवालयों में प्रवेश करते हैं। तो उन जगहों की भी मरम्मत करा ली गई है। साथ के साथ प्रकाश और साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करवा रहे हैं। जो शिविर लगते हैं उनके ऊपर भी खासा फोकस है। शिविर का ट्रैफिक कंजेशन से बहुत बड़ा लेना देना है, तो इसलिए एसडीएम्स जो परमिशन देंगे उनमें इंश्योर कर लेंगे कि वो उसी तरफ लगे और ट्रैफिक को कंजेस्ट ना करें, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फूड सेफ्टी, रेट लिस्ट लगाना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम लोग शिविर में इंश्योर कर रहे हैं। डीजे के यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबसे बात कर ली गई है, बट हमारे जनपद में जो क्योंकि हमारा जनपद एक मिडिल पार्ट में लाई करता है, तो बहुत सारे डीजेस का ओरिजिन जो है वो मुरादाबाद और हापुड़ या उसके भी पीछे से होता है। तो इसमें हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हापुड़ और मुरादाबाद के साथ हो गई है। साथ ही एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सर के स्तर पे मेरठ में ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसमें कि उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी, एडजॉइनिंग रेंजेस के दोनों मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस के अधिकारी ने प्रतिभाग किया गया था। उसमें भी काफ़ी डिटेल में कोऑर्डिनेशन कर ली है। हम लोगों की जो व्यवस्था है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शिवालयों पे भी इंश्योर करा रहे हैं। पोल्स को प्रॉपरली इंसुलेट कर लिया गया है और जो ट्रांसफार्मर्स रास्ते में पड़ रहे हैं उनकी भी प्रॉपर बैरिकेडिंग करा रहे हैं। साथ ही जो रेस्टोरेंट्स रूट्स पे पड़ रहे हैं वहाँ पर भी लगातार फूड सेफ्टी इंश्योर करी जा रही है और वहाँ पे रेट लिस्ट वगैरह भी लगवाई जा रही है। जो पेट्रोल पंप्स, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स रूट्स पे पड़ रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई, प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था करी गई है। पूरा जो हम लोगों का सावन का ये रहेगा उसको नो प्लास्टिक की तरह मनाने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें कि लोगों को मोटिवेट करा जा रहा है और आम जनमानस से सहयोग लिया जा रहा है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। वैश्विक दक्षिण के साथ भारत की रणनीति नई ऊंचाई पर पहुंची है, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति और वैश्विक सहयोग की रणनीति ने हाल के वर्षों में एक नया आयाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना के साथ हालिया संबंधों के अलावा इससे पहले मेक्सिको जैसे देशों के साथ भी हमारी यात्राओं और संवादों ने ये सिद्ध कर दिया है कि ग्लोबल साउथ के साथ हमारी समन्वय की नीति नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। Previously with
Argentina, even the previous visits with Mexico, our strategy of aligning and taking together the global south has reached to new heights. प्रधानमंत्री जी को इस यात्रा के दौरान 4 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया और इसके द्वारा अब तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है और 17 देशों की पार्लियामेंट को वो एड्रेस कर चुके हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी नामीबिया की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि नामीबिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ डायमंड्स। तो उन्होंने कहा है कि भारत और नामीबिया के बीच में जो संबंध बना है ये उस निखरते हुए हीरे की तरह और चमकदार होगा। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये जो 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये मात्र प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है। ये इस अमृत काल में भारत वैश्विक क्षितिज पर जिस रूप में उभर रहा है वो उस हर भारतवासी का सम्मान है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये विश्व के आकाश पर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 27 सम्मान मिले हैं, ये विश्व के आकाश पर भारत की उभरती हुई शक्ति, भारत की उभरती हुई स्वीकार्यता के 27 ज्वाजल्यमान प्रतीकों की तरह है, जिसे अगर एक पंक्ति में मैं कहूं तो मोदी जी के इस यात्रा का संदेश सारगर्भित है। यह आदर है भारत का जो भारत के जन जन को समर्पित है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा में भारी यातायात का दबाव, डीसीपी ट्रैफिक लक्ष्मण सिंह यादव का बयान। सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज होगा। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री यात्रा पर निकलते हैं। डीसीपी ट्रैफिक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि सावन का महीना कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में कांवड़ यात्री यात्रा करते हैं। नोएडा में सिर्फ स्थानीय कांवड़ियों की ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की ओर जाने वाले कांवड़ियों की भी बड़ी संख्या में आवाजाही देखी जा सकती है। कल 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसमें भारी मात्रा में जो कांवड़िए हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने अपने जनपदों में जाते हैं। इसी क्रम में नोएडा में भी काफ़ी भारी संख्या में न सिर्फ यूपी में आने वाले बल्कि यहाँ से दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान जाने वाले कांवड़ियों की संख्या काफ़ी रहती है। इसी के संबंध में नोएडा ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस सभी ने मिलकर अपनी अपनी तैयारियाँ की हैं। जितने रूट हैं उनमें से किस रूट को वन वे करना है, कहाँ डाइवर्जन करना है, इसकी व्यवस्था की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो चिल्ला रेड लाइट से हरियाणा दिल्ली जाने वाले कांवड़िए होते हैं उनको चिल्ला से लेकर पक्षी विहार के अंदर से होते हुए एक लेन उनके लिए डेडिकेट की गई है। कालिंदी कुंज के रास्ते उनको हरियाणा और दिल्ली में प्रवेश करवाया जाएगा। इसी प्रकार जो जीटी रोड है NH 24 से उतरने वाले कांवड़िए जो बुलंदशहर हापुड़ की तरफ जाते हैं और दूसरे गंतव्य पर जाते हैं, इनके लिए दादरी की तरफ जाने वाला जो रोड है वो डेडिकेट किया गया है और उस पर सिर्फ कांवड़िए चलेंगे, दूसरी लेन में ट्रैफिक चलेगा। इसी के साथ में एडिशनल डीसीपी, एसीपी, निरीक्षक, उप निरीक्षक और महिला कांस्टेबल सभी की तैनाती अलग अलग जगह पर की गई है। ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो भी शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी के जो निर्देश हैं उन सभी निर्देशों को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अपने ट्रैफिक प्लान में और कांवड़ियों की सुरक्षा के प्लान में शामिल किया है और पूरे महीने में जो भी कांवड़िए निकलते हैं सबको सुरक्षा से निकाला है। जोन के हिसाब से जो पुलिस लगी हुई है उसमें सभी एसीपी, एडिशनल डीसीपी और जो भी इंस्पेक्टर हैं उनके अलावा करीब 35 से 40 इंस्पेक्टर और इसी प्रकार इसी रेशो में नीचे सब इंस्पेक्टर उनकी तैनाती की गई है। लगभग 300 के आसपास कैमरे अलग से इन रूटों पर तैनात नए लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी यदि घटना होती है, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था होती है तो उसको कैप्चर किया जा सके। हाँ, ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। जो भारी मात्रा वाले कांवड़िए जहाँ से निकलते हैं उन रूट पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सर्वे भी किया गया है और आगे जब सावन का महीना चलेगा, जब मूवमेंट होगा, उस पर भी नजर ड्रोन से रखेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुरानी कॉर्निक ब्रिज के स्थान पर नई शुरुआत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में नवनिर्मित सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये क्षण मुंबईकरों के लिए बेहद खुशी का है। फडणवीस ने कहा कि आज ये बहुत खुशी का क्षण है कि सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि पुराना कॉर्निक ब्रिज बहुत ही जर्जर स्थिति में था, इसी वजह से उसे गिराया गया और जब उस स्थान पर ये नया पुल बनाया गया है। आज बहुत खुशी की बात है कि मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना खतरनाक ब्रिज यहाँ हुआ था, जिसको एक प्रकार से क्षतिग्रस्त वो था, इसलिए उसको गिराकर ये नया ब्रिज बनाया गया है। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया। विशेष रूप से सातारा के प्रताप सिंह राजे छत्रपति या नागपुर के मुधोजी राजे, इनको अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र में फांसने का प्रयास उन्होंने किया। कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार भारत में अपनी ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डे और उनके एयर बेसेस, इनको प्रिसीशन से रत्ती भर भी इधर उधर न होते हुए उसको समाप्त करने का काम भारत ने किया है। और हमारी ताकत क्या है, हमारी सामरिक शक्ति क्या है, ये भारत ने दिखाई है। इसलिए हम सबने मिलकर ये तय किया कि इसका नाम बदला जाए और इसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सिंदूर ब्रिज के रूप में इसको और इसके आगे जाना जाए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्तावित करें। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आज का निर्णय लिया गया है। मैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने इस ब्रिज को कंप्लीट किया है। ये ब्रिज बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में यहाँ पर करना था। रेलवे के ऊपर काम करना मुंबई में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रेलवे रोकी नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ ये सारा जो इलाका है, इसमें आगे पीछे बहुत कंजेशन है। ऐसे समय रिकॉर्ड टाइम में ये काम पूरा करने के लिए मैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये ब्रिज हमारी मुंबई की जनता को समर्पित हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। और आज दोपहर 3 बजे से सिंदूर ब्रिज पर मुंबईकर आवाजाही कर सकेंगे, इस प्रकार की घोषणा करता हूँ। और अब अगली खबर, एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा गैर मराठी लोगों पर हमलों की खबरों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की तीखी प्रतिक्रिया। गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना पड़े तो देंगे। महाराष्ट्र में हाल ही में सामने आई कथित घटनाओं में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा गैर मराठी बोलने वाले लोगों पर हमलों की खबरों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना पड़ेगा। रामदास अठावले ने साफ किया कि मराठी भाषा का विरोध करना सही नहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में बाहरी लोगों ने भी राज्य के विकास में अहम योगदान दिया है। नहीं बोल सकते, इस तरीके की कई सारी घटनाएं आई जिसमें देखा गया कि थ्रेटन किया जा रहा है, इस तरीके की चीजें हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मराठी भाषा का विवाद करना ठीक नहीं है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और वहाँ मतलब 40% मराठी और 60% नॉन मराठी लोगों की संख्या है। और मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल बनाने में मराठी लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान ही है, लेकिन मुंबई के बाहर से आए हुए, जो महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए जो लोग हैं, उनका उसमें उनका भी योगदान है। जिस तरह टाटा है, बिरला है, मफतलाल है, अदानी है, अंबानी है, यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति है, ये उद्योगपतियों के बिजनेस मुंबई में और महाराष्ट्र में चलते हैं। तो इसीलिए इसी तरह का किसको थप्पड़ लगाना ये बात अच्छी नहीं है। मराठी
मुझे लगता है कि मराठी बोलने वाले लोग वहाँ जो नॉन मराठी है, नॉन मराठी कम से कम 80% लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन 20% लोगों को अगर मराठी आती नहीं है तो उसके ऊपर मतलब इसी तरह का अन्याय करना, अत्याचार करना, उनको थप्पड़ मारना, ये बात बहुत बड़ी गलत है और इसका कड़ा विरोध मेरे पार्टी ने किया है और थप्पड़ को थप्पड़ का जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह की भूमिका अगर मनसे के लोग लेते तो अच्छी बात नहीं है। मेरा रोड में गुजराती लोगों ने मोर्चा निकाला था और मतलब वहाँ मनसे को भी मतलब मोर्चा निकालना था तो पुलिस ने उनको बताया था कि भाई जिस रोड से आप जाना चाहते हैं उस रूट से जाएंगे तो उनका भी मोर्चा है, इसीलिए दोनों ग्रुप में कोई विवाद ना पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में निर्माण ना हो, इसीलिए मनसे को बताया गया था कि भाई दूसरे रूट से आप रैली निकालो, लेकिन उन्होंने आग्रह किया था कि हम उसी रूट से जाएंगे, इसीलिए पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दे दिया था उस रूट का। तो इसी तरह मतलब मुझे लगता है कि अभी मराठी और नॉन मराठी का विवाद खत्म होना चाहिए। नॉन मराठी लोगों ने भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए और मराठी के मुद्दे पर खाली मन से ये ज़्यादा आग्रही है और वही मतलब दादागिरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वो वीडियो निकालते हैं और वो दिखा दे कि भाई हम कैसा मार सकते हैं, तुम मार सकते तो दूसरे भी तुमको मार सकते हैं, किसको तो थप्पड़ लगानी है तो किसको भी जाकर थप्पड़ लगा सकते हैं। तो उन्होंने राज ठाकरे ने अपने सैनिकों को आदेश देना चाहिए और किसको मराठी आती नहीं तो उनको प्रेम से बोल सकते हैं आप मराठी सीखो, तो ये हम समझ सकते हैं, लेकिन उसको थप्पड़ लगाना, उनको ये करना, उससे सारे उद्योग अगर मुंबई के बाहर जाएंगे तो मुंबई का इकोनॉमिक राजधानी का कैरेक्टर निकल जाएगा, करोड़ों लोग उसमें बेरोजगार हो जाएंगे। क्या राज ठाकरे उनको नौकरी देने वाले हैं? मुझे लगता है कि ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए और राज्य सरकार ने इसी तरह की दादागिरी करने वालों को कठोर सजा। और अब अगली खबर, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी राम का विरोध करने वालों की दुर्गति तय, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और जो लोग राम का विरोध करते हैं उनकी दुर्गति निश्चित होती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति हमेशा होनी है। ऐसे लोग न तो कभी सफलता पा सकते हैं और न ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने, वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। आप रामायण कालखंड से उठाकर देख लीजिए, आपके सामने प्रसंग आते हैं। राम को भजते भजते हनुमान लोक पूज्य हो गए। हनुमान कहां पैदा हुए, कौन सी योनि में पैदा हुए, लेकिन पूरे देश के अंदर हो सकता है कुछ घरों में तो भगवान राम की भले ही प्रतिमा न हो, लेकिन हनुमान जी की जरूर होगी। एक मैं देखता हूं अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी हनुमान चालीसा जान जाता है, वो याद करता हनुमान चालीसा। और एक उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद भी रामद्रोही बनने पर मारीच की क्या दुर्गति हुई थी, यह भी हर व्यक्ति जानता है। यानी राम के साथ जो दुर्गति करता है, राम के साथ जो द्रोह करता है, उसकी दुर्गति तय है।
मनुष्य के रूप में मारी जन्म लेता है और पशु के रूप में मारा जाता है। आपने देखा होगा उसकी दुर्गति को। जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, लेकिन मारा जाता है पशु के रूप में। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर कोई चर्चा नहीं हुई। सिद्धरामैया का बयान जो भी हाई कमान तय करेगा हम दोनों उसका पालन करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, यही मेरा उत्तर है। स्वयं डीके शिव कुमार ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। Are you saying that this topic is over forever? This topic is over, that there is going to be CM change in Karnataka? No discussion taken place. That is my reply. And so will you be completing complete 5-year term as the Chief Minister of Karnataka? Will you be completing complete 5-year terms as Karnataka CM? Mr. D.K. Shivakumar himself said it, that there is no vacancy of the CM post. Sir, every time sir reports are coming. I was there in assembly election. I was there in assembly election in Karnataka. Election was fought on your name. You are CM. Was there any 50-50 formula after this? Again, you are asking the same question in a different words. Sir, rotational Chief Minister formula, sir, if there was any. Rotational Chief Minister formula, if there was any. See, my answer is, whatever decision taken by the High Command, both of us will follow, will obey. ಸರ್ 2028ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2028ಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. 2028ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. 2023ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮುಂದುವರಿತೀರಿ ಸರ್ 2028ಕ್ಕೂ? 2028 ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪುರುಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬದ್ಧ. But sir, in charge Randeep Surjewala doing meeting with 1-to-1 MLA, what is the purpose of this meeting? Please ask him. He made it very clear that leadership issue is not there. It was not discussed. Have you got any appointment with High Command? Is there any meeting lined up with High Command, sir? Pardon? Is there any meeting lined up with High Command, Rahul Gandhi or Kharge ji today? No, there is no scheduled program. Neither Rahul Gandhi ji nor Kharge ji invited us for party to discuss the issues regarding the party. ಸರ್, ಈಗ 4 ಪರಿಷತ್ತು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में जल भराव और ट्रैफिक पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का हमला। 5 महीने से ड्रेन के पास फोटो खिंचवाने का सर्कस चल रहा है। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राजधानी में हो रहे जल भराव और ट्रैफिक जाम को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सांसद परवेश वर्मा और उपराज्यपाल को भी निशाने पर लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मेरी पार्टी का दफ्तर इंडिया गेट के पास है, वहां से चिराग दिल्ली पहुंचने में मुझे आमतौर पर आधा घंटा लगता है, लेकिन कल मुझे 2.5 घंटे लग गए। देखिए, मेरा ऑफिस, पार्टी का ऑफिस इंडिया गेट के पास है। वहां से यहां आने में मुझे आधा घंटा लगता है, कल मुझे 2.5 घंटे लगे। और हौज खास से यहां तक पहुंचने में, चिराग दिल्ली तक, मुझे करीब 1.25 घंटा लगा। ये आलम था कल जलभराव का और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम का। दिल्ली में पिछले 5 महीनों से जो सर्कस चल रही थी, उसमें मुख्यमंत्री हों, एलजी साहब हों, मंत्री हों, सब जा जाके नालों पे फोटो खिंचा रहे थे, फोटो सेशन करा रहे थे कि हमने ये नाला साफ कर दिया, हमने वो झुग्गी झोंपड़ी हटा दी, हमने उन गरीबों को हटा दिया, लाखों लोगों को उजाड़ दिया कह के कि हम जो है नाले साफ कर रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ?
हर जगह ट्रैफिक जैम, जल भराव, गाड़ियां खराब हुई। मंत्री जी कहते थे कि मैंने 400 पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का सस्पेंशन लेटर टाइप करा के रखा हुआ है। जहां जल भराव हुआ वहां पे सीनियर अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। कल रात से अब तक मैं इंतजार कर रहा हूं कितने लोगों को सस्पेंड किया। प्रवेश वर्मा जी ने एक को भी नहीं। हमने 2023, 24, 25 में लगातार ये बात कही कि डीसिल्टिंग के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है और हमारे पास इसकी जांच कराने के पावर नहीं थी। बार बार चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। चीफ सेक्रेटरी ने नहीं कराई, नरेश कुमार जी ने, एलजी साहब ने भी नहीं कराई। आज इनकी सरकार है, अगर डीसिल्टिंग हुई है तो पानी भर ही नहीं सकता, मगर डीसिल्टिंग के नाम के करोड़ों रुपए के ठेके तो दिए गए। क्या उसकी जांच कराई गई? अगर उसकी भी जांच नहीं कराई जा रही तो इसका मतलब बड़ी मिलीभगत है। डीसिल्टिंग से भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसमें सरकार की मिलीभगत की तरफ इशारा होता है, क्योंकि ना ये तब डीसिल्टिंग की जांच कराना चाहते थे, हमने तो ऑन कैमरा बोला, ना ये आज डीसिल्टिंग की जांच कराना चाहते हैं। और अब अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में मंडी में बाढ़ के बाद राहत कार्यों में भारतीय सेना की अहम भूमिका जारी। हाल ही में मंडी जिले में आई भीषण बाढ़ के बाद भारतीय सेना राज्यों में चल रहे मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के तहत नागरिक प्रशासन को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। भारतीय सेना ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय प्रशासन के साथ करीबी समन्वय में विशेष राहत दलों की तैनाती की, जो लगातार प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। टोटल बोल रहे हैं वहाँ तो फ्यूचर में 1% से कोई आपको जिम्मेदारी करनी है, कोई चांस नहीं। इनको लेकर आए थे, राशन किट्स लेकर आए थे, आपकी कुछ हाइजीन किट्स लेकर आए थे, मेडिकल अपना चल ही रहा है। अभी ये बताइए, आप सभी इधर हो, कुछ और रिक्वायरमेंट है आपकी और जरूरत है जो आपके पास नहीं पहुंच पा रही है, पहुंचा सकें। ये आपकी जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आया हुआ है। क्या है, हमारा काम है आपके पास तक पहुंचाना, रोड आपकी बंद है, तो ऐसा है कुछ जो आपके पास नहीं है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, या ऐसा कुछ मैसेज है या ऐसी कुछ बात है जो आप अपने SDM तक पहुंचाना चाहते हो जो नहीं पहुंच पा रही है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है आप लोग बता सकते हो, क्योंकि अभी हम वापस जाएंगे तो आपकी जो भी बातें होगी वो हम उनको कन्वे कर पाएंगे। है कुछ आंटी जी, कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट, कपड़े, कुछ और भी कुछ ऐसी चीज है बता सकते हो आप, और कुछ खाने पीने का कोई आइटम नहीं है कुछ ऐसा? हाँ, हमारे पास यही सबसे ज्यादा रोड की, रोड का भी काम ऐसा है, देखो आप देख रहे हो शुरू हो रहा है, वो धीरे धीरे भी चीजें जैसे ये 3-4 काम जो है इस चीज से हो सकते हैं। एक बार आप जहाँ रोड से हमको राशन ले आना है, इधर से कौन सा है वो, कौन सा कनेक्ट है, नाम कितने बड़ा एक बार ना ये क्या बोलते हैं, जो वहाँ से जो रोड आया है एनीनाल, एनीनाल का है, वो 5 किलोमीटर से और पक्का है। तो अगर वो क्लियर हो जाता है तो जो गांव घुमराड़ा, बराड़, घुसाना का जो गांव है उनकी कनेक्टिविटी इस रोड से जुड़ सकती है। अगर वो जरोड़ से आएंगे तो उनको 7 किलोमीटर या 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, उधर से उनको मात्र 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये रोड थ्रू हो जाती है, पीछे से क्लियर हो जाती है गाड़ी आने के लिए, तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी कन्वे की जाएगी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर।
मंत्री आशीष सूद ने बिंदापुर में संत गाडगे महाराज को समर्पित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में की शिरकत। मंत्री आशीष सूद ने बिंदापुर में आयोजित गुरु पूर्णिमा समारोह में भाग लिया, जहां संत गाडगे महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री ने कहा कि संत गाडगे महाराज धोबी समाज के अत्यंत पूजनीय संत है, जिन्हें डॉक्टर BR अम्बेडकर भी अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। गाडगे महाराज ने अपना जीवन समाज में शिक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने में समर्पित किया। ऐसे सिद्धांत आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पालन किए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैंने संत गाडगे महाराज के मंदिर जाकर उनके आशीर्वाद प्राप्त किया। धोबी समाज के बहुत ही पूजनीय संत हैं, जिनका स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी जिनका अनुसरण करते थे, उन्हें अपना इष्ट मानते थे। गाडगे जी महाराज धोबी समाज में बहुत ही पूजनीय हैं। उनका पूरा जोर समाज में शिक्षा और समाज में स्वच्छता के लिए था, जिसका अनुसरण आज प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने संत गाडगे जी महाराज से के मंदिर प्रांगण में आकर उनका आशीर्वाद लिया और गाडगे सेवा मिशन जो इस मंदिर का संचालन करता है, उसके साथ मिलकर आगे स्वच्छता और समाज में शिक्षा का जहां अभाव है, उसमें बच्चों के लिए काम करने का आज के दिन हमने संकल्प लिया है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गाडगे जी महाराज के इस प्रांगण से मैं सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब अगली खबर। एसएसपी विपिन तारा ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी। एसएसपी विपिन तारा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। खास तौर पर जिन मार्गों से कांवड़िया गुजरते हैं, वहां पैदल रास्तों और सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। एसएसपी ने यह भी बताया कि भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीमें गठित की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर हमने अपनी पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर सभी को क्षेत्रों में अलर्ट कर दिया है। सभी विभागों के साथ, आसपास के जनपदों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें हुई है। जो स्थानीय नागरिक हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। कांवड़ कैंप संचालक, डीजे संचालक, इनसे भी फीडबैक लिया गया है। जो भी फीडबैक प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर पुलिस ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। पुलिस बल के अलावा हमने 1400 सीसीटीवी कैमरा भी कांवड़ मार्ग पर स्थापित किए हैं, जिनको 10 कंट्रोल रूम्स के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी और 23 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। ये निगरानी 24 घंटे रहेगी। इसमें नाइट विजन कैमरा, IP बेस्ड कैमरा भी है और इसमें AI के जरिए भीड़ का आकलन भी किया जाएगा और इसी अनुरूप पुलिस अपनी कार्य योजना तैयार कर रही है और की गई है। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया सेल है, साइबर क्राइम सेल है, इनको भी अलर्ट किया गया है और निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे सोशल मीडिया पर नज़र रखें। कहीं कोई समस्या या सुझाव आने पर तत्काल कार्रवाई करें और अगर कोई भ्रामक खबर या अफवाह फैलाई जाती है तो उसका तुरंत खंडन करें। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से और सभी चीज़ों को देखते हुए अन्य विभागों के सहयोग से ये यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर, कितने संवेदनशील जो स्थान है वो चिन्हित किए गए हैं और रूट डाइवर्जन का क्या प्लान है? जी, इसमें करीब 64 संवेदनशील स्थान पूरे जनपद में हमने चिन्हित किए हैं, जहां पर अलग से विशेष पुलिस टीमें लगाई जाएंगी। साथ ही साथ ट्रैफिक डाइवर्जन की जो स्कीम है आज रात्रि 12 बजे से एक्टिवेट होगी, जिसमें कि NH पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया जाएगा और इसमें जो पूरी ट्रैफिक डाइवर्जन की स्कीम है वो सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए सबसे साझा की गई है। मीडिया कर्मियों को भी दिया गया है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी हमने व्यक्तिगत वार्ता की है, उनको सूचीबद्ध किया गया है और इन सब पर भी सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है। अगर कोई गलत तथ्य प्रस्तुत करता है तो उसको सही तथ्यों से अवगत कराकर अपेक्षा की जाएगी कि वो सूचना सही प्रदान करे। लेकिन अगर कोई दुराशय से जानबूझकर अफवाह फैलाने के लिए भ्रामक खबरें चलाएंगे बार बार, तो उस पर आवश्यकता अनुसार विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने श्री अमरनाथ जी के यात्रियों के लिए अधिक रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और लगभग 50,000 लोग वेटिंग लिस्ट पे हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है और ताकि सभी श्रद्धालुओं को समय पर पंजीकरण सुविधा मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि वो पिलग्रिम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज करे और अधिक काउंटर लगाकर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। 50,000 लोग बढ़ गए हैं जी, इस समय 50,000 लोग वेटिंग लिस्ट के अंदर है। 3 काउंटर आपने खोले, महाजनाल से लेकर के सीटी चौक तक लाइन है और 5-5 दिन की वेटिंग लिस्ट है। इसका मतलब लोग जवाब देना चाहते हैं पाकिस्तान को। पहलगाम के रास्ते से ज्यादा लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान को उत्तर दे रहे हैं। तुमने जो घटना करी है उसका ये साक्षात उत्तर है तेरे को। जैसे युद्ध के अंदर उत्तर दिया जाता है, ये यात्रा के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। और उसको भी जो कहता था लोकल लोग शामिल नहीं है, इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, ये प्रबंधन बड़ा पुख्ता होना चाहिए, प्रबंध जबरदस्त चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जा पाए उसका हमको प्रबंध करना चाहिए। यहाँ से लोगों को पत्नीटॉप भेजो, यहाँ से लोगों को उधमपुर भेजो, यहाँ से कटरा भेजो और ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ दर्शन कर पाए, लेकिन वहाँ कोई घटना ना घट पाए, इसका भी हमको प्रबंध करने का प्रयास करना होगा। और जो आपने एक बहुत बड़ा हॉल वहाँ बनाया है उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। 2-4 हॉल और बने और पाकिस्तान के मुंह के ऊपर पहलगाम के रास्ते से जो भक्तजन जा रहे हैं वो थप्पड़ मार रहे हैं और जवाब है पाकिस्तान को कि डरने वाले नहीं हैं। बाबा के दर्शन लाखों की संख्या के अंदर करेंगे और सरकार उसका प्रबंध करे ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास। उस उत्साह को बराबर मेंटेन करने की जरूरत है। अब 5,000 की जगह 50,000 आ गए, लाइनें तो बढ़ेंगी, लेकिन उस लाइनों के साथ साथ हमको प्रबंधन को भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जब वो प्रबंधन हम बढ़ाएंगे, उनको पूरा सहयोग करेंगे, वो हमको सहयोग कर रहे हैं, तो ये यात्रा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। अरे हम तो 30,000 कह रहे थे, 1 लाख के पार हो गई है ये यात्रा। अगर बाबा की मेहरबानी रही, रास्ते ठीक रहे, ये यात्रा 4 लाख से ऊपर जाएगी भाई साहब। और अब देखते हैं अगली खबर। राजनीति से संन्यास के बाद क्या है अमित शाह का फ्यूचर प्लान? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र की माताओं, बहनों और अन्य सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ सहकारिता संवाद में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी खुलासा किया। शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में बताया कि मैंने तो तय किया है कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। प्राकृतिक खेती इस प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। देश के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदेशी से 2021 से स्थापित सहकारिता मंत्रालय माननीय सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में आज सहकारिता का ढांचा मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री जी का। तो आज पैक्स, दूध मंडली, मत्स्य मंडली, अभिनव सहकारी समिति, महिला किसान, पशुपालक बहनें, व्यवस्थापक, सहकारिता से जुड़ी युवा महिलाएं, ऐसे विविध सहकारी प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सब उत्सुक और उत्साहित हैं माननीय मंत्री जी के साथ संवाद के लिए। माननीय मंत्री जी के अनुमति से हम ये संवाद का आरंभ करते हैं। वैसे एक तो डरे बगैर बोलना और सच बोलना। जो सच है, आपकी कठिनाइयां हैं, आपको फायदा हुआ है या तो आपके सुझाव है, क्या करना चाहिए। 1 बजे कौन आएगा वो है ना, डरे बगैर बताइए। 52 मिनट। और आप बताएंगे तो आपके जैसी कई बहनें और आपके जैसे कई पैक्स के लोगों को ये सुधार का फायदा मिलेगा, क्योंकि अंततोगत्वा ये सारी योजनाएं पैक्स के जो मेंबर है या डेयरी के मेंबर है या मत्स्य पालन मंडली के मेंबर है, उनके फायदे के लिए। तो सरकार ने जो योजनाएं करी, इसका अच्छा अनुभव है तो वो भी बताइए। गुजरात में तो मैं जानता ही हूं कि सबकी संपन्नता बहुत बड़ी है। जिन्होंने दूध के व्यवसाय के साथ गुजरात में जुड़े, वो सबकी संपन्नता बड़ी है। मेरे गांव में जब डेयरी नहीं थी
तब 3 मकान थे पक्के, और डेयरी आने के बाद 5 साल में मेरे गांव में कच्चे मकान सिर्फ 60 थे, बाकी सारे पक्के हो चुके थे। तो ये मैंने देखा है, जमीन पर देखा है, और अब मंत्रालय में देख रहा हूं तो उसमें भी मालूम है। परंतु आप बिल्कुल बेखौफ होकर, जरा भी डर रखे बगैर बताइए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी मीरलबेन आशाभाई रबारी, जो कि मकपत विस्तार ऊंट उछेरक मालधारी सहकारी मंडली लिमिटेड से हैं। मैं मीरल रबारी, मैं कच्छ से आई हूँ। कच्छ को सभी सूखी रण प्रदेश की तरह देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नजर में फर्क होता है, नजरिए में भी फर्क होता है। जैसे कि पानी का ग्लास है, उसे आधा कोई भरा हुआ देखेगा तो आधा कोई खाली देखेगा। वैसे ही मैं बात करना चाहूंगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नजरिए से देखा जो और कोई नहीं देखा। बाल बच्चों का भी शिक्षण में और सभी जगह बहुत ज्यादा प्रगति हुई है हमारी। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूंगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियां हैं, तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊंट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होंगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं। तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहां भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है, इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूंगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए। तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही। उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा। अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात कर रही है। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण संवाद के बाद आगे बढ़ते हैं। नौगांव पैक से हमारे बीच मध्य प्रदेश से पधारी हैं रुचिका परमार। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन महान माननीय मंत्री जी एवं यहाँ पर आसीन भाई बहनों एवं मुझसे बड़े आदरणीय माता पिता की उम्र के उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इस अवसर दिया अपना अनुभव साझा करने का। मेरा नाम रुचिका परमार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार में समिति प्रबंधक के पद पर IBPS के माध्यम से जो चयन हुआ उसमें मेरा भी चयन हुआ। जैसा कि हमारी संस्था में 2508 मेंबर की संस्था है जिसमें हम 15 करोड़ का नगद एवं खाद का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था में हम मेंबर्स कितने हैं संस्था में? 2508। खाद वितरण के अलावा क्या करते हो? खाद वितरण के साथ हम नगद का वितरण करते हैं प्लस समर्थन मूल्य का भी कार्य करते हैं। उसके साथ ही हम PDS का भी कार्य करते हैं।
तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही संस्थाओं को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई एक संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है, तो हम उसको यूज करके वहाँ पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है, जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर्स है और जो गांव में मेंबर्स है वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो उसमें अपन मैरिज गार्डन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर है। आप डिटेल देखकर जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। हाँ हाँ। और सभी पैक्स ने इस प्रकार की कोई न कोई अन्य गतिविधि जो पैक्स को समृद्ध करे, पैक्स के खर्चे निकल जाए, इतना इनकम इसमें से हो, ऐसी कोई न कोई गतिविधि आप जोड़ सकते हो। जैसे कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे अब हर घर नल का योजना आया, इसका मेंटेनेंस पैक्स कर सकते हैं। सीएससी पैक्स भी बन सकते हैं, डेयरी भी बन सकती है, माइक्रो एटीएम आप ले सकते हैं, बैंक मित्र बन सकते हैं। कई सारे ऐसे काम है जो पैक्स कर सकता है। लगभग 25 ऐसी अलग अलग छोटे बिजनेस हमने निकाले। अब इसमें मैरिज हॉल नहीं है, मगर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भारत सरकार के सहकारिता विभाग की साइट पर जाएंगे और मॉडल बाइलॉज को डाउनलोड करेंगे तो ढेर सारी चीजें कैसे आपको अधिकार देती है वो मालूम पड़ जाएगा। और हमारी साइट पर मल्टी डायमेंशनल पैक्स के लिए जितनी भी चीजें हमने खोली है वो सब इसके अंदर समाहित है। आप डिटेल देकर जाना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप लोन की अर्जी करो, हम जरूर कराएंगे आपसे। हाँ, कैसा, कितना टर्नओवर कितना होता है? सर अभी 15 करोड़ का अपन कर रहे हैं। 15 करोड़ का होता 15 है। करोड़ का। इसमें से खाद का कितना है? खाद का अपना समथिंग 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ का है, और बाकी नगद का अपन वितरण करते हैं। तो अच्छा है व्यापार आपका। हाँ, शुभकामनाएं रुचिका जी। और अब हमारे बीच है नोजीबेन नितिश भाई चौधरी, जो कि बनासकांठा गुजरात से। और सब हमारे गांव में आप आए थे, तब से हमारे गांव में माइक्रो एटीएम की शुरुआत हुई। पहला हमारा गांव में कोई माइक्रो एटीएम के और कोई नहीं थे, એટલે हमारे गांव वासियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता। आपको मालूम है माइक्रो एटीएम में नहीं सूद ब्याज कितना लगता है मालूम है? हाँ सर, ये तो ब्याज कोई ना लगे। सभी मेंबर बन गए हैं, सभी मेंबर को मिलता है ना? सभी मेंबर नहीं है। दो हमारे ग्राहक मित्र છે, ડેરીમાં ગ્રાહક મિત્ર છે 675, તેમાંથી 200-250 જેટલા જ 250-250 लोग बने। हाँ, दूसरे लोग तो ऑनलाइन। रोज कितना दूध आता है आपकी? हमारी मंडी में 12,000 लीटर। 12,000 लीटर। हाँ, पहला हमारी डेयरी में જ્યારે हमारी मंडली में गुजरात के बाहर के जिलों में जिले का 12,000 लीटर नहीं हमारी मंडली ની શરૂઆત થઈ ને ત્યારે 46 लीटर દિવસનો આવતો। और टोटल कितने पशु है मंडी से संबंध? એમની જોડે 100 પશુ છે। એમનો એક વર્ષનો 1 કરોડનો दूध આવે हमारी 1 करोड़। हाँ भाई करोड़पति दूध बनाने वाले लोग है, ताली बजाओ आप। माइक्रो एटीएम ની તમે શરૂઆત કરાવી એ બદલ હું અમિત શાહ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। બેન મારો આભાર માનવાની જરૂર નથી, ગલબાભાઈ નો આભાર માનજો। हाँ, आपका डेयरी गलबाभाई ने बनाया था, हमने और 50,000 उन्होंने बड़ी क्रांति कार्ड करी। पण આપ્યો છે। आज बनासकांठा जैसे दूरस्थ एरिया में, मैं जब पैदा हुआ तब बनासकांठा में स्नान के लिए पानी सप्ताह में 1 दिन मिलता था। मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को मालूम नहीं होगा, बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में। और वहां आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभिनंदन नौजीबेन आपको इस सफलता के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान डूंगरपुर से हमारे साथ हैं सीमा भगत जी। सबसे पहले मंत्री जी और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, मंत्री जी और पीएम सर का,
कि हमने आपको हमें सहकार मंडल से जोड़ा, इसके लिए हम हमारी महिला समिति में जुड़ सके और हमने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचा। हमने हमारी महिला गांव के, हम जनजाति क्षेत्र की महिला हैं और हमारी महिलाओं ने हमें 50 मेंबर बनाए जो 50-50 रुपये से उनको बचत करना सिखाया। आपकी कोऑपरेटिव क्या करती है? कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव बैंक से हमें जुड़े हैं सर। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी है? हाँ सर, हमारी महिला समिति हूँ। नहीं, आपकी महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो गतिविधि क्या करती है, काम क्या करते हैं आप लोग? सर हम पहले महिला सभी को 50-50 रुपये इकट्ठा करके उनका समूह बनाया घर जाकर, फिर महिला को बचत करना सिखाया। इसके बाद में सभी महिला हमारे उसके प्रति आत्मनिर्भर होने लगी, उनको अच्छा लगा हम अपनी खुद की बचत कर सकते हैं यूँ करके। सभी ने 1 से 2, 50 से फिर 100 हुई, 100 से 200, अब हमें 600 महिला के समूह बन गए हमारे। इसमें से हमें सभी महिलाओं ने अच्छी जमा राशि करने लगी और फिर 1000 रुपया किया मासिक, 2000 यूँ करके 3, 4, 5 तक महिला को मासिक जमा कर देती है बचत खाता। कितनी महिलाएं जुड़ी है सभी बचत गट होकर? 600 महिलाएं सर हमारी। 600 महिलाएं। और हाँ। कितना पैसा जमा हुआ है? अभी सर हमारे 2.5 करोड़ की डिपॉजिट हो गई है हमारी महिलाओं की। अरे वाह, हाँ। बहुत बड़ा काम किया है आपने। सर सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है। सभी उसका क्या प्रबंधन करते हैं 2.5 करोड़ रुपए का? सर सभी महिला को हम ऋण देते हैं क्योंकि उनको अभी कृषि पालन है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, कोई महिला बच्चों की पढ़ाई के सारी लिए। वसूली आ जाती है? हाँ सर, सभी महिला उतना अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है सभी महिलाओं ने, तो खुद के ऊपर निर्भर हो सभी हमारे मासिक किस्त के रूप में राशि जमा करवा देती है और सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है। कितना पैसा डूबा है, दिया और नहीं सर, आया? हमारे कभी भी 1 भी रुपया नहीं डूबा है। सभी महिलाएं हमारे काम करती है, महिला 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सर और काम कितनी महिलाएं करती हम है? 2 ही कर्मचारी हैं हमारे। 2 ही कर्मचारी। हाँ, और सभी महिला अब हमारे से संतुष्ट हैं कि हम। कंप्यूटर लाए हैं आप? नहीं सर, हम यही आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि कोई हमें बात नहीं, कंप्यूटराइज बनाया जाए। आप तो वहाँ अच्छा। लिखवा दीजिए, मैं कल ही जिला बैंक से बात करूंगा। हाँ। जिला कौन सा है आपका? डूंगरपुर जिला सर। डूंगरपुर जिला। सर डूंगरपुर जिला से, मैं राजस्थान से डूंगरपुर जिला, मैं अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड बरबोदनिया। वो आप लिखवा दीजिए। बहुत कम ऋण से आपको जिला कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटर लिखवा जाएगा, आपका ट्रेनिंग भी करा दीजिए। हाँ सर, आप वहां पर कल लिखवा दीजिए, अभी लिखवा कर जाइएगा। हाँ सर। मेरी ऑफिस से सब लोग, सहकारिता विभाग से सब लोग बैठे हैं, उनको लिखवा दीजिए। हाँ हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिला हैं, अब हमें अच्छा सहयोग करने लगी और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई है हमारी। जरा भाई कोई चिंता करे उनको CSC भी बना देना चाहिए। महिलाओं की प्रगतिशीलता के लिए कार्य कर रही सीमा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे बीच है सुदामा आचार्य, जो कि कृषि और आंगनबाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश धार जिले से नालछा से आई हूँ। मैं किसान हूँ और मैं सोसाइटी में सदस्य बनी हुई हूँ। किसान कार्ड अब मिला हो। मैं कृषि का काम ही करती हूँ, खेती करती हूँ और आंगनबाड़ी चलाती हूँ। तो खेती में पहले मतलब थोड़ा ज़्यादा ये नहीं होता था, पहले खाद भी, अब नए युग का नए हिसाब से हम कर रहे हैं। अभी मेरे को लोन भी मिलता है सोसाइटी से बिना ब्याज पे, और मल्चिंग बिछाना या ड्रिप लगाना, इससे खेती करती हूँ। मेरे को बिना ब्याज पे लोन भी मिलता है सोसाइटी से, और उससे मेरे को फायदा बहुत हुआ है। जैसे मल्चिंग कामकाज कितना बढ़ा आपका? मेरा पहले से यूं समझ लो कि 75% बढ़ गया है। बढ़ गया है? हाँ, 25 से 75 हो गया है, क्योंकि उसमें अपन आसपास वालों को मालूम पड़ता है। आसपास वालों को भी मालूम होता है। मेरा भाई भी है, वो हम मतलब वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप लगा के करते हैं। गेहूं, पहले गेहूं चने बोते थे, अब गेहूं चने कम कर दिए। नई चीज क्या जो अभी क्या बोया है? अभी टमाटर लगे हुए हैं। खरीफ में क्या बोया है? अभी सोयाबीन भी बोया है, सोयाबीन बोया है, मक्का भी बोई है। फिर अपने अब मक्का सरकार खरीद लेती है MSP पर, मालूम है आपको? हाँ, खरीदते हैं ना। कौन खरीदता है? हम मंडी पहुंचाते हैं, मंडी में भेजते हैं और सोसाइटी में भी पहुंचाते। मंडी को मत भेजिए आप, 2 संस्था है भारत सरकार की जी। ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए जी। वो रजिस्ट्रेशन करने से आप एकदम सेफ हो जाएगी इस दृष्टि से। अच्छा। कि MSP के रेट से मक्का वो खरीदने के लिए आपको गारंटी दे देंगे। अगर मंडी में उससे ज्यादा बिकता है, ज्यादा रेट से बिकता है, तो आप बेचने के लिए मुक्त हो। मंडी में रेट गिर जाएगा
तो भारत सरकार उसी रेट से खरीद लेंगे, सीधे खरीदेंगे। हाँ, आपको हाँ। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके बस स्टेशन पर आकर वो आपका मक्का उठा जाएंगे। तो आप सभी मक्के के किसानों को और दलहन के किसानों को ये कह सकती हैं कि भारत सरकार 100% मक्का और दलहन दो चीजों पे ज्यादा दो चीजें खरीद लेगी। और वो तभी खरीदेगी जब आप वो ऐप पर रजिस्टर कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अगर मक्के का रेट ज्यादा हो गया बाजार में तो आप बाजार में बेच दो, आपका कोई दोष नहीं है। कम हो गया है तो सरकार खरीद लेगी। आप मेरी बात समझ रहे? समझ रही सर। तो दोनों ओर से आपका ही फायदा है ना। हाँ, फायदा। कम हो गया है तो सरकार ज्यादा दाम से खरीदेगी, ज्यादा हो गया है तो आपको दाम मिल दाम जाएगा। ज्यादा मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो सभी लोगों ने जहां मक्का और दलहन की खेती होती है वो जगहों पर किसानों को भारत सरकार ये ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहना चाहिए। हाँ जी। कितने लोग मेरी बात समझे हैं? कोई सुझाव नहीं है ना आपका? कोई सुझाव है? सुझाव सर, अभी वो एक नई मशीन निकली है, अपने जैसे तो जैसे अपन खरीद सकते हैं, पर जैसे किसान कोई थोड़े गरीब है तो उनके लिए वो फायदेमंद। कभी मैंने सर को बोला है सोसाइटी में कि अगर आप मंगवा दो तो वो सब्सिडी मिलती है, हाथ से चलाने की मशीन, मक्का लगाने की। मजदूरी बहुत ज्यादा हो गई, मजदूर मिलते नहीं अभी, तो बहुत परेशान होते हैं इंसान। अभी एक नई योजना आई है हमारी। अच्छा। जो पैक्स को ट्रैक्टर, मशीन, हाँ। काटने की मशीन, ये सब जी। लेकर सभी किराए से किसानों को दे इस प्रकार की। हाँ, और एक आप आपकी पैक्स का नाम लिखवा दो, हम योजना भेज देंगे उनको। अब हमारे बीच पधारी हैं पवित्रा जोशी जी, राजस्थान डूंगरपुर से, कोकापुर लैम्प से जुड़ी हैं, अपनी बात रखेंगी। मैं पवित्रा जोशी आपको सादर नमन करती हूँ और सर्वप्रथम भारत सरकार और मोदी जी तथा आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप भारत सरकार की वजह से आज जो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का मतलब शुरू हुई है, जो कभी संभव नहीं है। जैसे कि संसद में बिल पास होता है और 90 दिनों में ही उसकी शुरुआत हो जाती है, इससे बड़ा हमारे गर्व का दिन और कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा मैं आपसे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो टीएसपी एरिया के नाम से है और ऐसे जिले में भी सहकार की भावना से, सहकार के सहयोग से लैंप्स खुले हैं, जो पहले 50 थे अब 150 हो चुके हैं। और आपके सहयोग से ये जो आगे बढ़ रही है, सहकार की भावना से हमारे जो प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। समिति के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे कृषक है, हमारे वहाँ बड़ी खेती नहीं है, लेकिन उनको भी समय समय पर खाद, बीज एवं जो लोन उपलब्ध कराया जाता है वो लैंप्सों के माध्यम से होता है। हम चाहेंगे कि इस की प्रगति और आगे बढ़े और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी। कितने मेंबर है आपके लैंप्स में? मेरे लैंप्स में 558 558 किसान फैमिली है। हाँ, फैमिली है। इसमें एक फैमिली के दो ऐसे नहीं है? नहीं, एक फैमिली के दो तो नहीं है। 558 हाँ, फैमिली है। फैमिली है। आपकी जिम्मेदारी क्या है लैंप्स में? मैं डायरेक्टर हूँ सर, और डायरेक्टर एक ही है। साल हुआ है हमारी लैंप्स नई खुली है। पहले मंडप लैंप्स में था, अभी इनका पार्ट 2 हुआ है। हमने लैंप्स में समूह बनाए और समूह के माध्यम से छोटे छोटे मतलब जैसे सिलाई प्रशिक्षण है, बंदेज प्रशिक्षण है, ऐसे महिला को किए और महिला उसमें एक्टिव भी हुई और अपनी अपनी दुकानें खोल के। ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जितने भी योजनाएं हैं जी, और टाइफाइड की, ये सारी आपके लैंप्स को मालूम है? जी मालूम है सर। उसका उपयोग भी करती हैं? हाँ, उपयोग भी करते हैं। कितने लाभार्थी होंगे अंदाजन? अभी तक महिलाओं में तो 35 महिलाएं हैं। 35 महिलाएं। 35 महिला है जो अपना रोजगार खुद स्वयं करती हैं और बचत भी करती हैं। चलो, अच्छी बात है। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के सलामतपुर पैक से कुंवर सिंह डांगी जी को। माननीय मंत्री जी और यहाँ पर बैठे सभी को मेरा जय श्री श्याम। मैं पैक सलामतपुर डिस्ट्रिक्ट रायसेन मध्य प्रदेश से हूँ। सर,
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। और उसके बाद मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उसके तुरंत बाद जो आपने बायोलॉजी में संशोधन किया, उसकी वजह से सर एक हम नेपियर ग्रास का वहाँ पर काम कर रहे हैं, और अभी हमारे नेपियर ग्रास लग चुका है सर। उसमें लगभग 50 एकड़ में नेपियर ग्रास लग चुका है, और उसमें किसान को मिनिमम 1 लाख रुपए एकड़ का सर फायदा होगा, क्योंकि अभी उसकी लागत बहुत कम है सर, 10 से 12 हज़ार लागत है, और उसको 1 लाख रुपए पर एकड़ मिलेगा। तो अभी यहाँ पे 50 एकड़ में लग चुका है। मशरूम वर्ल्ड कंपनी से हमारा टाइप हुआ है, और ये जब संभव हो पाया जब आपने बायोलॉजी में जो संशोधन किया है। और मेरी पैक्स सर 2050 मेंबर हैं, और मेरी जो टर्नओवर है 9 करोड़ 35 लाख का है सर। इसके कितने लोग आए हैं, जरा हाथ ऊपर करो तो भी। आप सभी के बायलॉज में संशोधन हो चुका है पक्का? ये बायलॉज आपके पैक्स को कभी वीक नहीं होने देंगे, ढेर सारी संभावनाएं खोलते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी पैक्स का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का जो इंस्पेक्टर होगा, इससे एक बार ये समझ लीजिए कि बायलॉज के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। उनकी पूरे देश भर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो बहुत अच्छे से हुई है। तो इंस्पेक्टर साहब को बुलाकर उनके साथ आपके बायलॉज का ट्रेनिंग एक बार समझ लीजिए आप। इससे कई सारी नई गतिविधियां आप जोड़ पाएंगे। और पैक्स का जो खर्चा होता है, लाइट बिल होता है, तनख्वाह होती है, कंप्यूटर का बिल होता है, ये सारी चीजें उसी में से निकल जाएगी और पैक्स शुद्ध रूप से मुनाफा करने लगी। परंतु एक बार आपको भी संचालक के नाते देखना चाहिए। कोई चेयरमैन साहब आए हैं पैक्स के यहाँ पर, या सेक्रेटरी आए हैं? आप चेयरमैन है? चेयरमैन है कोई? आप चेयरमैन है दूध मंडी के? ठीक है। हमारी सोसाइटी में 2050 मेंबर हैं सर, 9 करोड़ 45 लाख का टर्नओवर है, और हमारी समिति की वसूली 98% हो जाती है। सभी किसान समय पर हमारा 0% की वजह से समय पर चुकाते हैं सर। और आगे हमारी एक योजना है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अनाज भंडारण योजना देश में चला रहे हैं, उसके तहत में हमारे पास 2 एकड़ जमीन है सर। उसमें मैं ज़्यादा तो बड़ी नहीं, लेकिन 3000 टन का मैं उसमें वेयर हाउस बनाना चाहता हूं, ताकि हमारे किसान को जब वो चाहे, जब वो अपना अनाज अच्छे दामों में बेच सके, तो उसमें हम रखने की हमारी इच्छा है। और अब कविता जोशी जी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान से पधारी हैं। तलवाड़ा लैंप्स में वे व्यवस्थापक हैं। सर, मैं बांसवाड़ा जिले से हूँ, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया, जिससे समिति को बहुत फायदा हो रहा है। जो काम करते हैं वो आसानी से हो जाता है। सर, मैं बांसवाड़ा जिले में एकमात्र महिला व्यवस्थापक हूँ। हमारी समिति खाद बीज का व्यवसाय करती है सर, और ऋण वितरण करती है। हमारे 395 सदस्य हैं, उनमें अभी FIG के माध्यम से सर 1 करोड़ 20 लाख का लोन वितरण किया है। और जिन लोगों के फिंगर नहीं आ रहे थे, उनके मतलब जो बुजुर्ग है, बीमार है, उनके घर घर जाकर फिंगर लगाए सर। और अभी जो नैनो यूरिया के साथ में जो नैनो आ रहा है, उसका प्रचार अभी बहुत है। जोशी जी, ये नैनो देने के बाद थैली वाला यूरिया नहीं छिड़कना है। हाँ, सही है सर। किसान क्या करता है, नैनो भी छिड़क देता है। हाँ। और पंप से, हम और लोगों को समझाते हैं सर, जो वो लेने खेत आता है में यूरिया भी डालती है। इससे हाँ, तो आपका क्रॉप जल जाएगा। हाँ, जमीन खराब हो रही है। तो जिसको नैनो की बोतल दीजिए, उसको बताइए ये थैली ही है। हाँ, नहीं समझा रहे सर बराबर लोगों को। बाद में थैली वाला यूरिया नहीं छिड़कना है। समझ रहे किसान क्या? जी सर, हाँ समझ रहे। इफको की आप डीलर है, आपकी मंडली? हाँ, इफको से डायरेक्ट आता है खाद हमारे। कितना खाद बेचते हैं आप? अभी 18,000 सर निकलता है साल भर में। 18,000 यूरिया और 5,000 DAP। 5,000 DAP। जी सर। चलो, अच्छी बात है। कंप्यूटराइजेशन से फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हुआ है सर। ऑपरेट कौन करता है? सर, मैं ही करती हूँ पूरा काम। आप ही करते हैं? जी सर। आप सीख गई या पहले से? सर, पहले से ही आता है मेरे को, मैं ही काम करती हूँ। है? सर, मैं ही काम करती हूँ, मेरे को आता है सर। अच्छी बात है। और राजस्थान में आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है? जी सर। इसके साथ जुड़ी हुई है? जी सर। इस संवाद श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं खरगांव मध्य प्रदेश से वीरेंद्र चौहान जी को। सबको जय श्री राम। नमस्कार सर,
मैं वीरेंद्र सिंह चौहान खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी संस्था जन औषधि का कार्य करती है। मैं सर्वप्रथम बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी और आपका बहुत धन्यवाद, जो अलग से सरकारी केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का निर्माण कराया गया, जिसके तहत नया बायोलॉज के तहत हमारी संस्थाएं अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। और हमारी संस्था को बहुउद्देशीय समिति बनाने के लिए कृषकों और हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से और सभी समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन औषधि केंद्र के बारे में बात करूंगा। वैसे मेरी संस्था 0% ब्याज दर पर ऋण वितरण का कार्य करती है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है और मुख्यमंत्री की ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है। 0% ब्याज दर पर खाद वितरण भी करती है, जो भी 0% ब्याज दर पर करती है। पर मैं इस समय जन औषधि की बात करने आया हूँ। मेरी संस्था को नए बायोलॉज के तहत जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। चालू हो गया आपका जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र चालू हो गए। 6 महीने अस्पताल से आपका पैक्स कितना दूर है? अस्पताल से करीबन 300 मीटर है। तो लोग आते हैं सस्ती दवाई लेने? जी सर। फार्मास्यूटिकल पढ़े लिखे व्यक्ति को रखने का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है आपका? जी। केमिस्टर रखा हुआ है, जिसने भी फॉर्मा करा हुआ है वो केमिस्टर स्वयं दवाइयों को। कैसा है दवाओं का फ्लो, कैसा है? बहुत वितरण होता है सर। करीबन अभी 6 महीने में करीबन 8 लाख की बिक्री कर चुके हैं। 8 लाख की बिक्री कर जी। और 10 लाख का माल अभी तक हम ला चुके हैं। और इस महीने में अभी 5 दिनों में 1 लाख का माल और आया है, वो अलग से, मतलब 11 लाख का माल अभी तक ला चुके हैं। और हमारी दवाइयों में कम से कम 50% से लेकर 90% तक, 50% से लेकर 90% तक कम बाजार की दर से कम भाव में दवाइयाँ मिलती है। अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर रेगुलर दवाइयाँ जिन्हें लगती है, जैसे बीपी शुगर वगैरह इस टाइप से दवाइयाँ हमने पूरे गांव में एक चिट बनाकर डाल दो कि यहाँ से लोग गए तो डायबिटीज की दवाई 20% कॉस्ट में मिल जाएगी, बीपी की दवाई 10% कॉस्ट में मिलती है, कफ और वायरल की दवाई 35% कॉस्ट। ये पूरा अंदर जरा सर इसका छाप कर डाल देंगे तो पॉपुलर हो जाएगा आपका। पॉम्पलेट बना के पेपरों के थ्रू घर घर पहुंचा दिया हमने। घर पे पहुंचा पेपरों से? पेपरों के थ्रू, पेपरों में हमने पॉम्पलेट बनवा दिए, पेपरों में रखवा दिया। और जब पेपर बटे तो उसके साथ घर घर बट गए। और इसके साथ माइक जो हर मतलब साप्ताहिक 1000 दिन रहता है, हार्ड वाला दिन रहता है, उस दिन हमने माइक के द्वारा ऐलान भी करवा दिया है कि हमारी संस्था द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसे 50% से लेकर 90% तक फुल गारंटी दवाई कि जो आप बाजार में ले रहे हो उससे कम 50% सस्ती दवाई तो हमारे यहाँ है ही है। और उससे 90% तक की दवाई भी मिल सकती है। कुछ दवाइयों डॉक्टर लिखते हैं आपके यहाँ? डॉक्टर लिख के देते हैं। चलो अच्छी बात है भाई। और अब हम आमंत्रित करेंगे गायत्रीबेन पटेल को, जो अपने विचार रखेंगे। पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक सहकारी मंत्रालय जो कि आपकी अध्यक्षता में जो शुरू किया है, तो उसकी वजह से जो है तो कोऑपरेटिव को एक अलग ही बूस्ट मिल गया है सर। और आज मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं उसी आनंद जिले से हूँ जहाँ पे त्रिभुवन दास पटेल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया गया सर। पार्लियामेंट में त्रिभुवन काका के नाम का बहुत विरोध किया था कांग्रेस ने, और मैंने जमकर खिंचाई की थी कि इनके नाम से ही होगा। ताली बजाई थी सर उस टाइम पे भी मेरी आंख में ऐसे ही आंसू आए थे। आप अकेली नहीं है, पूरे गुजरात। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच